This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में उस तरह से नहीं रहे और उसके बाद से लगातार मंथन और मीटिंग्स का दौर चला। अभी कल परसों ही यूपी के सीएम ने भी कह दिया कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। यह तो भाजपा के खेमे की बात है, लेकिन उनके सरकार के ऊपर पार्टी के अंदर और बाहर से प्रहार लगातार जारी हैं। गठबंधन साझेदार संजय निषाद ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है कि कई अधिकारी हाथी और साइकिल के लिए काम कर रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। योगी का फैसला है या योगी का कहना है कि इसमें किसी भी साझेदार को सीट न दी जाए और साझेदार अड़े हुए हैं। साझेदारों की तरफ से बयानबाजी, चिट्ठियों का दौर जारी है। प्रशासनिक पकड़ जो योगी की कही जाती थी वह छूट रही है। और इन सब के बीच यूपी की राजनीति में क्या कुछ पक रहा है, उस सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या चल रहा है आपके राज्य में? क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाली है या आज न कल उनकी सरकार से उनको हटाया जा सकता है, किसी नए नेता को कमान सौंपी जा सकती है, या यह सब केवल अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है? देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, तो चिंगारी तो है। और निश्चित तौर पर एक अजब सी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पड़ी हुई है, जहां पर कि विपक्ष से लड़ने की जगह हर बार कोशिश हो रही है खुद के ही भीतर से, अंदर से प्रहार होने की। तो ये जो जंग है इस बार, ये सड़क की जंग नहीं है, ये बंद कमरों की जंग है जी। लोकसभा चुनाव के हार के बाद 2 बड़ी बैठकें हुई। पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष आए, 2 दिन उन्होंने मंथन किया। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहाने JP नड्डा से लेकर के और सभी नेताओं ने भाषण दिया। कहा गया कि हार के कारण तलाशे जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये रही कि हार के कारणों की तलाश में सिर्फ फॉर्मेलिटी या रिचुअलिस्टिक बातें हुई। भाजपा ने अपनी कमजोरियों की बात नहीं की। भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ है कि बात अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष अपनी जगह मौजूद है, संगठन मंत्री अपनी जगह मौजूद है, मुख्यमंत्री अपनी जगह मौजूद है, और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। रिजोल्यूशन बस ये होता है कि विपक्ष ने अफवाह फैलाई और उस अफवाह का नतीजा हुआ कि हम चुनाव हार गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अति आत्मविश्वास की वजह से आ रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन योगी के इस बयान को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर योगी का निशाना जो था वो केंद्र की तरफ था, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी की गारंटी के लाइन पर चल रहा था, मोदी के हिसाब से चल रहा था, और उसी को इंगित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। आज इस चुनाव के नतीजे के बाद मोदी की गारंटी नाम का जो पोस्टर था वो सड़क पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर से लोग गुजर जा रहे हैं, कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का ये इशारा, दूसरी तरफ योगी को घेरने की कोशिशें पार्टी के भीतर से। लगातार पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक का ये कहना कि भ्रष्टाचार चरम पर है और इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने 42 साल में नहीं देखी, वो एक राजपूत विधायक पूर्व मंत्री ने कही, मोती सिंह ने। उसके बाद फिर रमेश दुबे का बयान आया। तो भाजपा के लोग जब प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं तो वो परोक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो अंततः मुख्यमंत्री के हाथ की चीज होती है। दूसरी तरफ सहयोगी दलों के जरिए भी योगी पर आक्रमण किए जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, संजय निषाद खुलकर बोल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर भी गाहे बेगाहे ये बताते हैं कि उनके बेटे की हार के पीछे प्रशासन और अंदरूनी भीतरघात रहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं चाहता था कि मेरा बेटा चुनाव जीते। तो ये कोई कौन है? ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच की तलखी आज की नहीं है। एक बार वो सरकार छोड़ चुके हैं इसी झगड़े को लेकर के।
तो कुल मिला के ये है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल एक ऐसे बल्लेबाज की तरह क्रीज पर जमे हैं जिनके सामने की जो टीम है उसके पास रिचर्ड हेडली, यान बाथम, इमरान खान और कपिल देव जैसे दिग्गज स्विंगर्स जी खेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में योगी की बल्लेबाजी की भी परीक्षा है। दूसरी तरफ योगी समर्थकों का यह कहना है कि यह चुनाव तो पूरी तरीके से दिल्ली ने अपने हिसाब से लड़ा था, योगी जी की कोई बात मानी नहीं गई, टिकटों को बदला नहीं गया, तो ये जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए। जी लेकिन इसके अलावा जी योगी खेमे के पास दूसरा कोई ठोस तर्क नहीं है इस हार के लिए। और जी ऐसे में जब भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात हो रही है तो भी निशाने पर योगी सरकार है, जब प्रशासन के विरोध की बात हो रही तो भी निशाने पर योगी सरकार है, और पार्टी के भीतर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा की बात जब कही जा रही है तो वह भी कमोबेश यही बात है। जी एक सवाल इसके साथ अहम सवाल ये है, और बल्कि वही ट्रम्प कार्ड रहा है योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने प्रशासन को भय मुक्त करने, माफिया राज से हटाने वगैरह वगैरह को लगातार अपना सबसे बड़ा अस्त्र बताया। लेकिन हाल फिलहाल में, खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक जिस तरह कभी बरेली में सरेआम गोलियां चली, हाथरस का इतना बड़ा कांड हुआ, और उसमें जो प्रवचन करता है उसको कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के दबाव में या उसकी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उसका नाम एफआईआर तक में नहीं है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, भले ही खानापुरी कर दी गई है, तो वो प्लैंक भी ढह रहा है। इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब माफिया को खत्म करने की बात कही थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अपील करने वाली बात थी। लेकिन उसका एक दूसरा एंगल भी आया कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई कि हिरासत में मौतों की घटनाएं बढ़ने लगी। पुलिस के तमाम दरोगा हत्या के आरोप में जेल गए, यहां तक कि एक एसएसपी स्तर का अधिकारी भी रंगदारी और वसूली के मामले में और हत्या कराने के मामले में जेल में है। अभी अगर हम बीते 2 दिनों की बात करें तो बुंदेलखंड के जालौन और चित्रकूट 2 जगह हिरासत में मौतों की बात सामने आ रही है। तो पुलिस की निरंकुशता भी उस दावे को कहीं ना कहीं कमजोर कर दे रही है, क्योंकि पहले ये आरोप लगते रहे कि योगी का जो एंटी माफिया कैंपेन है वो बड़ा सेलेक्टिव है, वो अतीक और मुख्तार के आसपास है और बाकी छुटभइये बदमाशों को बाएं पैर में गोली मारने तक सीमित है। लेकिन अब ये जो अपराध का दृश्य है इसमें पुलिस के भी बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। तो ये अपने आप ही ढहता जा रहा है, या कहिए सवालों के घेरे में आता जा रहा है कि आखिर पुलिस को इतना निरंकुश बनाने का नतीजा क्या होगा। और घटनाएं लगातार इस तरह की हो रही हैं। तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा, दूसरी तरफ भय मुक्त प्रदेश बनाने का दावा, ये दोनों दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि विज्ञापनों में, भाषणों में ये सारी चीजें सामने हैं, लेकिन ये अब जमीन पे असर उतना दिखा नहीं पा रही है। लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके अगल बगल ये तो ठीक है कि आम आदमी सुरक्षित कंपैरेटिवली महसूस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये डर बना हुआ है कि पुलिस कब किसको किस वजह से ऐसे उठा ले। और ज्यादातर जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, उसमें दलित समुदाय के लोग होते हैं। तो उस समाज के भीतर भी एक गुस्सा इस तरह से पनप रहा है। एक आखिरी सवाल संक्षेप में, और ये मैं जान रहा हूं कि लोडेड क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में किसी के भविष्य के ऊपर कोई टिप्पणी करना कभी नहीं चाहिए, इसीलिए लेकिन लोडेड सवाल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह से केंद्र के भाजपा नेतृत्व की मंशा दिखाई दे रही है उसमें, और स्थानीय संगठन और स्थानीय विधायकों का समर्थन या लामबंदी कह लीजिए,
वो करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में ये भी संभव है कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से मनाया जाए कि वो केंद्र में कोई भूमिका लें या आगे बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ योगी की राजनीति को देखते हुए, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये कहा जाना चाहिए कि वो इतनी आसानी से तो घुटने नहीं टेकेंगे। वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वो जिद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो वो इस पूरे घात प्रतिघात को किस तरह से काउंटर करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि भविष्य पर टिप्पणी नहीं, लेकिन वर्तमान पर टिप्पणी जरूर है कि संघर्ष जारी है। कौन भारी पड़ेगा ये समय बताएगा। ये समय बताएगा, खासतौर से इसलिए क्योंकि अमित शाह इस हेवी वेट मीटिंग से अनुपस्थित रहे। पिछले कई महीनों से उनसे और आदित्यनाथ में बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल जैसा कि आपने कहा, भविष्य पर राजनीति में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे विस्तार से बात की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.